सेल्फ इंडक्टेंस, इससे हम देखने वाले हैं इंडक्टर्स। और इंडक्टर क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। हमारे पास इंडक्टर के नाम पर मान लो सोलेनॉइड सी होती हैं, सोलेनॉइड की वैल्यू देखने वाले हैं। तो अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड है और अगर इसमें मान लो कोई करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, लेट्स से आई, इसमें कुछ करंट है, तो क्या आप बता सकते हो मेरे को यहाँ पर इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो जाती है म्यू नॉट एन आई के बराबर, जहाँ पर एन हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये सारी चीज़ें तो हम देख चुके हैं। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ से कुछ मान लो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो उसके कारण इनका कुछ एरिया है, तो इसका खुद ही के मैग्नेटिक फील्ड के कारण कुछ फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। अब देखो फ्लक्स होता है हमारे पास एरिया, और इसमें फिर हमारे पास बी आ जाएगा, और फिर नंबर ऑफ टर्न्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब कैपिटल एन तो मेरे पास नहीं है, कैपिटल एन नहीं है, तो यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ नंबर ऑफ टर्न्स एंड एल इस तरीके से होता है। तो कैपिटल एन की जो वैल्यू होती है वो हो जाती है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। ठीक है, यहाँ से इसकी जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है मेरे पास एन एल ए, और फिर बी की जगह मैं फिर लिख दूंगा म्यू नॉट एन आई, इस तरीके से लिख सकता हूँ। अच्छा ये जो एरिया है इसको भी लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाता है मेरे पास एन एल इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया हो गया, मैग्नेटिक फील्ड की जगह लिख दूंगा म्यू नॉट एन आई। यहाँ से हमारे पास फ्लक्स की जो वैल्यू आ जाती है वो देखो क्या आ जाती है, म्यू नॉट पाई एल एन स्क्वायर आर स्क्वायर टाइम्स आई। अब यहाँ पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स इसी में जो करंट है उसके प्रोपोर्शनल आता है, तो हम बोल देते हैं भाई ये जो हमारे पास टर्म है इसी को बोल देते हैं दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस। इसको रिप्रेजेंट करा जाएगा L से। मैं बोल दूंगा मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू L टाइम्स I के बराबर है। क्या ये जो L है इसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड कर रही है? तो देखो मैंने कितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसकी लेंथ कितनी ली है, इसका रेडियस कितना लिया है, ये सारी की सारी चीज़ें मटेरियल की प्रॉपर्टी होती हैं। अगर इसके बीच में एक आयरन का कोर भी डाल दूं तो यहाँ पे म्यू नॉट की जगह यहाँ पे फिर म्यू आर और मैं इसमें लगा दूंगा, तो ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करती हैं। अच्छा हमने फ्लक्स की वैल्यू निकाल ली है ना, और आप यहाँ पे एक एल का फॉर्मूला भी बना दो। एल की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट पाई एल एन स्क्वायर आर स्क्वायर फॉर अ सोलेनॉइड। इसका याद रखना, हमेशा नहीं होगा एल का फॉर्मूला, ये सिर्फ सोलेनॉइड का हमने देख लिया और हमें यही सब पढ़ना है। अच्छा मेरे पास फ्लक्स की कुछ वैल्यू आ गई। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे करंट की वैल्यू कम करूँ। करंट की वैल्यू मान लो मैंने कम करने की कोशिश कर दी, तो यहाँ पर हमारे पास अब फ्लक्स भी कम होगा। फ्लक्स कम होगा तो इसमें कुछ ईएमएफ जनरेट हो जाएगा। ईएमएफ जनरेट होगा इस तरीके से कि वो अपोज करेगा। देखो हमारे पास जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं वो उस चेंज को अपोज करते हैं। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, मान लो मैंने करंट को ही चेंज करने की कोशिश करी, तो इसमें ऐसे ईएमएफ जनरेट होगा, मना करेगा नहीं 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 मैं तुम्हें चेंज नहीं होने दूंगा। इसका एग्जाम्पल फील करने की कोशिश करो। मान लो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एक रजिस्टर और एक इस तरीके से वेरिएबल बैटरी लगा रखी थी। अगर मैं बैटरी का वोल्टेज अब कम करता हूँ तो ये बोलेगा ईएमएफ नहीं 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 मैं करंट को कम नहीं होने दूंगा, वो अपनी तरफ से ईएमएफ को ऐड कर देगा, है ना। किस तरीके से ऐड करेगा, मान लो यहाँ पर करंट इस तरीके से जा रहा था, तो यहाँ पर इस पॉजिटिव सेंस में हमारे पास ये बैटरी की तरह बिहेव करेगा। अगर मैं यहाँ पर हमारे पास जो बैटरी मैंने लगा रखी थी उसका पोटेंशियल बढ़ा रहा होता, तो बेसिकली मैं करंट को इंक्रीज कर रहा होता, इंडक्टर फिर से बोलेगा नहीं मैं चेंज को अपोज करूंगा, मैं आपके अंदर करंट को बढ़ने नहीं दूंगा। तो अब की बार वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ लगा देगा, और एक्चुअली यही होता है, इंडक्टर करंट में चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक, अच्छा ईएमएफ जो लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड भी हम पता कर सकते हैं। हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू होती है माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और यहीं से हमारे पास आ जाता है ईएमएफ, या फिर इसको आप बोल दो वी बोल देता हूँ आपकी बार में, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, उसकी वैल्यू आ जाती है वी इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इंडक्टर में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद होनी चाहिए। एक सोलेनॉइड का इंडक्टेंस किस तरीके से निकाली जाती है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, और ये हमारी सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब होता है कि अगर मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू लिंक करनी है करंट से, तो मैं सेल्फ इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बेसिक डेफिनेशन भी हमें पता होनी चाहिए, ताकि कल को कोई नई ज्योमेट्री दे दी तो हम इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करके इंडक्टेंस निकाल पाएंगे। तो इंडक्टेंस की हमारे पास डेफिनेशन क्या आ जाती है, एल इज इक्वल टू फ्लक्स डिवाइडेड बाई आई, और इसकी जो यूनिट होती है उसको बोला जाता है हेनरी, है ना, उसको एच से डिनोट किया जाएगा।
A long solenoid has 1000 turns. When a current of 4 ampere flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4 into 10 to the power minus 3 Weber. The self inductance of the solenoid is. अब ऐसे सवाल बहुत बार रिपीट किए गए हैं, बहुत ही बेसिक सी हमारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से आप अगर यूज़ करोगे तो हमारे पास जो L की वैल्यू हो जाती है ना, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू पूछी है, उसकी वैल्यू हो जाती है हमारे पास फ्लक्स पर यूनिट करंट। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1। देखो कितना सिंपल है। हमारे पास टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमारे पास फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 वेबर। तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई टर्न्स कितनी है? मेरे पास है 1000 टर्न्स डिवाइडेड बाई करंट कितना है? 4 एम्पियर है ना, 4 एम्पियर ये यस। तो यहाँ पे ये सब कुछ कट जाता है, इसकी वैल्यू जाती है 1 हेनरी। डी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस का एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल लेंगे। मान लो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, तो देखो अभी हमने देखा था इसकी जो इंडक्टेंस होगी उसका हमारे पास फॉर्मूला जाता है म्यू नॉट एन स्क्वायर एरिया इनटू एल, या फिर आप इसी को लिख सकते हो म्यू नॉट एन स्क्वायर और यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा इनटू एल। तो अब यहाँ पे देखो ये एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एल के प्रोपोर्शनल है। कुछ डबल करेंगे कुछ हाफ करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मान लो हमें इसमें देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना होता है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने इसको कर दिया है कंप्रेस, है ना, कंप्रेस्ड टू L/2, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? अगर मैंने इसको L/2 में कंप्रेस किया तो इसको मैंने पिचकाया है। एक बात बताओ, मैंने इसको पिचकाया है तो इसकी लेंथ तो हाफ हो जाएगी, लेकिन इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसके साथ क्या होगा? देखो हमारे पास लेंथ हो जाएगी कितनी? L/2, और हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे वो तो उतने के उतने ही रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स उसको पिचकाने से कम थोड़ी ना हो जाएंगे। तो हमारे पास जो स्मॉल एन की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल। वो अब बन जाएगी कैपिटल एन डिवाइडेड बाई L/2, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 2 टाइम्स एन के बराबर। तो हमें लगेगा कि क्या हमारे पास मतलब अगर लेंथ को हाफ कर दे रहे हो आप कंप्रेस करके, तो हमारे पास ये वैल्यू तो हाफ हो जाती है, लेकिन ये वाली वैल्यू 2 का स्क्वायर हो जाती है। ऐसे केस में आप देखोगे अगर हमारे पास इंडक्टेंस L थी तो वो L से हो जाती है हमारे पास 2L। इस तरीके से हमारे पास चेंज होता है। वहीं इसका दूसरा एग्जांपल हो जाता है, इसको मैं बोलूँ कि हाँ इसको अब की बार मैं कट इनटू L/2 इस तरीके से उसको बीच में से काट दिया मैंने। अब की बार मैंने काटा है तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे केस में सिर्फ हमारे पास L से L/2 हो जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी अब N से N/2 हो जाएगा। हमने आधी को काट के फेंक दिया है ना, करेक्ट। और स्मॉल n की वैल्यू तो n ही रहती है। ऐसे में आप देखोगे हमारे पास जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की वैल्यू अब हो जाती है L/2। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, कंप्रेस्ड एंड कट, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे फॉर्मूले में देखो n है, r है, l है, तो बहुत सारे वेरिएशन बन सकते हैं। n को डबल कर दो, r को हाफ कर दो, l को ट्रिपल कर दो, बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं, फिर आपसे कंपेयर करवाया जा सकता है। If the number of turns per unit length of a coil of a solenoid are doubled, the self-inductance of the solenoid will be. Straight forward formula based question है। L की वैल्यू होती है म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, या फिर इसी को आप लिख सकते हो म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर एन स्क्वायर एल। देखो सब कुछ सेम है, बस हमारे पास n की वैल्यू डबल कर दी गई है, तो सेल्फ इंडक्टेंस L से हो जाएगी हमारे पास 4 टाइम्स L बिकम 4 टाइम्स D बिकम्स और करेक्ट आंसर। इस तरीके के सवाल बहुत सारी बार पूछे जाते हैं। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से, सुंदर से, बढ़िया से, कलरफुल से क्रैश कोर्स का, जिसमें 11th और 12th दोनों के सारे कॉन्सेप्ट्स को कलरफुल ग्राफिक्स के साथ हमने कवर किया था कि आपके दिमाग में कोई डाउट ना बचे, और हर तरीके के PYQs को भी इंक्लूड कर लिया था कि बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस हो जाए। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आ जाओ, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। साथ में कलरफुल PDFs भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी एब्सोल्युटली फ्री में, तो जल्दी आओ, डाउनलोड करो। मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्स में।